इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो जैसे मान लीजिए ये एक कॉइल है, इसमें मैंने करंट अल्टरनेटिंग करंट लगाया, तो अल्टरनेटिंग करंट का काम ऐसा होता है कि वो अपना डायरेक्शंस बदलता है, तो उसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक बार करंट मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, एक बार इधर से उधर जाएगा, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक होगा कॉइल में वो चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वो भी बदलेगा, और ऐसा होगा तो ईएमएफ डेवलप होंगे और सर्किट कंप्लीट है, इसलिए करंट भी डेवलप होंगे। इसी प्रोसेस को कॉइल के अंदर खुद के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट की बदलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता है, उसकी वजह से फ्लक्स बदलते हैं, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, खुद के अंदर इंडक्शन होना, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन होना, सेल्फ इंडक्शन। अब आप समझो ध्यान से, ये जो फ्लक्स बदलेगा वो फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड जो होगा करंट पे डिपेंड करता है, तो फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो करंट पे डिपेंड करने वाला है, और फ्लक्स जो होगा वो फील्ड पे डिपेंड करने वाला है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। करंट जिस रेट से बदलेगा उस रेट से फ्लक्स बदलेगा। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाए तो कांस्टेंट जो आया उसे L से डिनोट करते हैं, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, जहाँ L को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इसकी SI यूनिट हेनरी होती है, हेनरी होती है। डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन फ्लक्स बाय करंट हो जाएगा, फ्लक्स बाय करंट। फ्लक्स का डायमेंशन mL² T-2 A-1 बाय करंट हो गया A, इसका मतलब ये हो गया mL² T-2 A-2, ये हो गया इसका डायमेंशन। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ आएगा, तो जब ईएमएफ अगर निकालना हो, ईएमएफ मतलब माइनस d∅dt, तो ये डिफ्रेंशिएट किए, ये तो कांस्टेंट है, ये बदला है, ये फॉर्मूला हो जाएगा L करंट इन प्राइमरी कॉइल का डिफरेंशिएशन, ये हो गया ईएमएफ का फॉर्मूला। तो अगर मान लो कहीं पर करंट इन प्राइमरी कॉइल बदल रहा है, एक क्वेश्चन है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है और इसमें करंट बदल रहा है 3t² + 4t के हिसाब से, तो बोला ईएमएफ क्या होगा, तो जो ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस L मतलब 2 इंटू di/dt मतलब 3 × 60 + 4, इतना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। फिर जिस वक्त बोलेगा उस वक्त के हिसाब से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है म्यूचुअल इंडक्शंस। म्यूचुअल इंडक्शंस में क्या हुआ, इस कॉइल से जो AC कनेक्ट है उसके बाजू में दूसरा कॉइल रखा गया, इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकला वो सेकेंडरी कॉइल से पास होकर के वापस प्राइमरी कॉइल में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल होता है। फील्ड जो है करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट इन प्राइमरी कॉइल के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट है वो है M को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। इसका यूनिट और डायमेंशन सेम होगा सेल्फ इंडक्टेंस के जैसा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ आएगा, वो हो जाएगा माइनस
एम डी आई बाई डी टी। दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो प्राइमरी कॉइल में होने वाले करंट के बदलाव की वजह से ही डेवलप होने वाला है। अब अगर हमको सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे करना है? जैसे ये कॉइल है, इसमें करंट आई है, इसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न एन है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न है और स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो नंबर ऑफ टर्न एन इंटू मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू एरिया लिखेंगे और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पूरे टर्म में देखो ध्यान से, एन म्यू नॉट एन और ए सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन कांस्टेंट है। जो बदल रहा है वो करंट बदल रहा है, तो डी आई बाई डी टी सामने में माइनस, और फॉर्मूला के हिसाब से ये ईएमएफ हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से डी आई बाई डी टी और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आया वो आया म्यू नॉट इंटू ए इंटू एन इंटू एन, म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। इसको थोड़ा सा और चाहे तो बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? कैपिटल एन को देखो ये वाले के हेल्प से कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल लिख सकते हैं और स्मॉल एन को कैपिटल एन इंटू एल लिख सकते, कैपिटल एल में एल लिख सकते थे। इसको फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू कैपिटल एन बाय एल, ये भी लिखा जा सकता है। इसी को कैपिटल एन को अगर एन इंटू एल लिखें तो फॉर्मूला हो सकता है म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू स्मॉल एन दो बार इंटू एल। इसी को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो फॉर्मूला हो सकता है म्यू नॉट इंटू एरिया इंटू एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब इस पर बस सवाल आते हैं। कभी बोले कुछ लिखा मैंने, एरिया हटा देंगे। हाँ, इस पर सवाल आते हैं, बोलेगा कि लेंथ डबल कर देने से सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, एरिया को डबल कर देने से सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न को 4 गुना कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को 4 गुना कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे टाइप के फॉर्मूले सवाल आते हैं। तब देखना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्फ इंडक्टेंस, लेंथ से इंडिपेंडेंट है। इस केस में लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस केस में लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तीनों प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है और इनवर्स के हिसाब से भी आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है सवाल कौन से कंडीशन में पूछा गया है। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो इंडिपेंडेंट हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया कांस्टेंट है तो एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है तो लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन। ये सब बातों को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एल प्रोपोर्शनल टू एरिया एन इंटू एन। मतलब अगर आप ऐसे ध्यान रख लोगे आप सब निकाल सकते हो। 2 एन है, एक नंबर ऑफ टर्न है और एक नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। मतलब 3 चीज़ पे डिपेंड करना है, एरिया पे, नंबर ऑफ टर्न पे और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पे। तो जो जो कांस्टेंट है उसके टर्म में सवाल इसको मतलब क्या बोलते हैं मॉडिफाई करिए, फिर जो वेरिएबल है उसके हिसाब से आप आंसर बता सकते हैं। तो ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब अगर हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाने तो इसी के बाजू में दूसरा कॉइल बनाएंगे, इससे निकलने वाला फील्ड उधर जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो फ्लक्स निकालेंगे उसमें सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न आएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का ही आएगा, म्यू नॉट इंटू करंट इन प्राइमरी कॉइल इंटू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ये आएगा, इंटू एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इसलिए A2। इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस एम डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट इंटू A2 इंटू N2
इंटू स्मॉल n1 इंटू डी बाई डी टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, सेम ही फॉर्मूला आया जैसा ये वाला आया है वैसा ही, बस अंतर थोड़ा सा है। m इक्वल टू, देखो म्यू नॉट यहाँ भी आया वहाँ भी आया, यहाँ एरिया जो है वो प्राइमरी कॉइल का, वहाँ एरिया सेकेंडरी कॉइल का, और जो दो नंबर ऑफ टर्न है ये दोनों नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल का ही है, एक नंबर ऑफ टर्न है और दूसरा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, दोनों प्राइमरी कॉइल का ही है। बट यहाँ जो दो है उसमें से एक जो है वो सेकेंडरी कॉइल का है और एक, तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेकेंडरी कॉइल का है और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है वो प्राइमरी कॉइल का। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो चलो लिखते हैं फिर इसके बारे में। पहले लिख लो सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन कर ले। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू change in the direction of current in primary coil, due to change in the direction of current in primary coil, direction of current in primary coil, magnetic field and flux both changes, magnetic field and flux both changes, and it produce induced EMF in coil, induced EMF in coil. This phenomena is called self induction. This phenomena is called self induction. This phenomena is called self induction. फिर म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कर लेंगे इसी तरीके से, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल चेंजेस, मैग्नेटिक ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल चेंजेस, and it induced EMF in secondary coil. This phenomena is called mutual inductance induction. This phenomena is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. इतना लिख के हो जाए तो अब ये सब लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। मतलब होता है वर्क डन, वर्क का मतलब होता है पावर इनटू टाइम, पावर का होता है ईएमएफ इनटू करंट इनटू टाइम, ईएमएफ का हो जाता है एल डी आई बाई डी टी, यहाँ से डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, एल आई डी आई, यहाँ से एल बाहर हो जाएगा, आई डी आई का इंटीग्रेट करेंगे आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का होता है हाफ एल आई स्क्वायर। से लिख डालेंगे। फिर लिखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कॉइल, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कॉइल। अगर हम बात सीरीज की करें तो फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस के जैसे L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन। पैरेलल की करें
तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, एकदम रेजिस्टेंस जैसा। लेकिन ये तब है जब म्यूचुअल इंडक्शन को हमने कंसीडर नहीं करे। अगर हमको कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन को भी कंसीडर करना पड़े तो उस केस में, सीरीज वाले केस में फॉर्मूले बदल जाते हैं और इसमें हो जाता है एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। प्लस माइनस 2m का मतलब क्या हुआ? प्लस कब होगा? जब करंट सेम सेंस में हो। जैसे ये वाला कॉइल है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम सेंस है, तो एल इक्विवेलेंट हो गया L1 प्लस L2 प्लस 2m। और अगर करंट अपोजिट सेंस में हो, जैसे ये वाला करंट जहाँ सेम डायरेक्शन में रहेगा, बस कॉइल के अंदर सेंस अपोजिट हो गया, एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे कॉइल में क्लॉकवाइज, ऐसा टाइप का हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो एल इक्विवेलेंट हो जाएगी वो हो जाएगा L1 प्लस L2, है तो सीरीज इसलिए L1 प्लस L2 माइनस 2m, जहाँ पर m को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका फॉर्मूला होता है K रूट L1 L2, जहाँ पर K जो है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, और अदर केस में 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब बहुत लूज तरीके से कॉइल को वाउंडिंग किया गया है, वायर को ऐसे 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 कर दिया पर उसमें कोई मतलब टेंशन नहीं क्रिएट है, तो फॉर लूज वाउंडिंग। और अगर पूरी तरीके से टाइट वाउंडिंग किया गया तो K के जगह पे 1 लेंगे फॉर टाइट वाउंडिंग। और अदर केस में 0 से लेके 1 तक लेंगे। तो ये तब कंसिडर करना है जब सवालों में वर्ड यूज करें टाइट वाउंड। इसका मतलब टाइट वाउंड यूज के, इसका मतलब K का डेटा 1 यूज करने के लिए कह रहा है, मतलब आपको M निकालने के लिए कह रहा है, और अगर M निकालने के लिए कह रहा है तो फॉर्मूला ये यूज करने के लिए कह रहा है, प्लस या माइनस। और अगर नहीं की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो K का वैल्यू दिया रहेगा, तो या फिर वर्ड रहेगा टाइट वाउंड। तो ये दोनों केस में हम लोग ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, नहीं तो नॉर्मल ऐसा जो चल रहा है वैसा ही चलने देंगे। चलो लिख लें। हो गया, लिखिए। नेक्स्ट लिखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए रिंग है जो रेस्ट में है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। यहाँ क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, ईएमएफ 0, करंट भी 0, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रेस्ट में रह जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि रिंग रेस्ट में ही है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में ही है, पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस या डॉट जो भी नेचर का हो वो बदल रहा है, चेंज विथ टाइम, टाइम के हिसाब से बदलेगा। तो अगर टाइम के हिसाब से बदलेगा तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया आता है, तो उसमें फील्ड चेंज करेगा टाइम के हिसाब से तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फिर ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होंगे, और सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी इंड्यूस्ड होंगे। और करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इंड्यूस्ड होने का मतलब चार्ज जो है वो, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ गया? मोशन में। तो जो पहले चार्ज था वो रेस्ट में था और बाद में चार्ज मोशन में आया, तो रेस्ट से मोशन में लाने की क्षमता मैग्नेटिक फील्ड की होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि इस जगह में इलेक्ट्रॉन को अगर मोशन में लाया, मान लो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कराया, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसके उल्टे डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा वो। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसे डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया, इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड फील्ड।
ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। नॉन कंजर्वेटिव क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम सबको पता है कंजर्वेटिव वो होता है जिसमें क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 हो जाता है, लेकिन चार्ज को घुमा के अपनी जगह ही ला रहा है, तो फ्लास्क क्लोज्ड ही है, पर चार्ज रेस्ट से मोशन में आ रहा है। तो रेस्ट से मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है ना, और वर्क एनर्जी थ्योरम होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। इसका मतलब क्लोज्ड पाथ में भी यहाँ वर्क डन इसके द्वारा हो रहा है, और अगर वर्क डन होगा तो ऐसे फील्ड को कैसे फील्ड कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। जब वर्क डन क्लोज पाथ में 0 होता है तो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव, और जब नॉन 0 होगा तो उसे बोलेंगे। तो इसलिए जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे नेचर का होता है? नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये प्रोड्यूस तब होगा, वहाँ होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा समय के हिसाब से। जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से बदलेगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होते हैं वो सब जगह इंड्यूस्ड होते हैं, मतलब जो रिंग है वहाँ, उसके अंदर भी, रिंग के सरफेस पे भी और रिंग के बाहर भी, सभी जगह इंड्यूस्ड होते हैं। और इसका नेचर जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। अब उसकी फॉर्मूला निकालना है कि कितना इंड्यूस्ड हुआ। अगर इस बात को जानना है फॉर्मूले के माध्यम से तो आप समझो ध्यान से कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि एक मतलब रिंग है, इसके अंदर क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ इसके अंदर ही है, इसकी खुद की रेडियस कैपिटल आर है। क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बदल रहा है समय के हिसाब से dB/dt। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन मैंने रेंडमली ले लिया, आप डायरेक्शन पे रिजिड मत हो जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेंज विथ टाइम के दो मतलब निकलते हैं, फील्ड का बढ़ना और फील्ड का कम होना। एक बार में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो दूसरे बार में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। फील्ड बढ़ेगा तो मतलब अलग हो जाएगा, फील्ड कम होगा तो मतलब अलग हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होते हैं वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपने होने वाले कारण का अपोज करता है। तो अगर फील्ड बढ़ेगा तो चाहेगा कि फील्ड कम हो, और अगर फील्ड कम होगा तो चाहेगा कि फील्ड बढ़ जाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डायरेक्शन इंड्यूस्ड होने वाला है। तो अब इस केस में 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। बोलेगा अंदर के पॉइंट पे बताओ, ऑन सरफेस बताओ और बाहर बताओ। तो अगर इनसाइड पॉइंट पे कहीं पर हमको निकालना हो, ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट इनसाइड है। इनसाइड कहने का मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा। अगर वहाँ पर हमको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डेटा निकालना है, हम क्या करेंगे, इसी रेडियस का एक हाइपोथेटिकल सर्कल कंसीडर करेंगे, और वहाँ पर जो ईएमएफ होगा उसके हिसाब से माइनस d∅/dt। तो d∅/dt मतलब फ्लक्स जो बदला हुआ यहाँ पर, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना है? पाई, एरिया मतलब पाई कैपिटल R² इंटू dB/dt। और इस ईएमएफ को लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, क्लोज इंटरवल ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ में इसका सरकमफ्रेंस। तो अगर मुझे इसका सरकमफ्रेंस निकालना है तो क्या लिखेंगे? 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू माइनस पाई कैपिटल R² dB/dt। आप देखोगे ध्यान से तो आपको पाई और पाई कैंसिल नज़र आता होगा। यहाँ से जो इंड्यूस्ड फील्ड का फॉर्मूला आ गया वो हो गया माइनस R²/2r dB/dt। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया अंदर वाले पॉइंट पे। अगर ऑन सरफेस का पॉइंट लेंगे, ऑन सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाना है। तो डायरेक्ट ये तीसरा लाइन को यूज करते हैं हम यहाँ पर। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई स्मॉल r की जगह कैपिटल R लेंगे इक्वल टू माइनस पाई कैपिटल R² इंटू dB/dt। यहाँ से देखेंगे पाई कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसके जो फॉर्मूले निकल के बाहर आएंगे वो आएंगे माइनस एक r बचेगा, नीचे 2 dB/dt। और फिर अगर बाहर का पॉइंट कहीं पर हो, मान लो इस जगह में हमको निकालना हो, तो ऐसा वाला सर्कल कंसिडर करना है। आउटसाइड पॉइंट मतलब r ग्रेटर देन डिस्टेंस है और रेडियस से बड़ा है। अगर उसके बारे में बात करना हो तो फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट, E इंड्यूस्ड इंटू सरकमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू माइनस पाई कैपिटल R² इंटू dB/dt। तो यहाँ से फिर से यहाँ से एक पाई कैंसिल होगा,
तो जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2R dV बाई dt। तो ये देखो अंदर वाले केस में भी जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला, यहाँ दोनों सेम है ना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। तो अब आप कुल मिलाकर के देखो तीनों में से आपको क्या याद रखना है। मतलब यही फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिए तो सब में काम आ जाएगा, अंदर में भी काम करता है, बाहर में भी काम करता है और ऑन सरफेस भी काम करता है। अंदर में बस जो स्मॉल r होगी इस फॉर्मूला में वो कैपिटल R से छोटी होगी, बाहर में जो स्मॉल r होगी वो कैपिटल R से बड़ी होगी, और सरफेस में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो अपने आप एक कैंसिल होकर के ये बन जाएगा। ठीक है, तो मेन जो फॉर्मूला हुआ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये हो गया, बराबर। चलो लिखते हैं इसके बारे में। इंड्यूस लिखना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। It is non-conservative in nature. It is non-conservative in nature. Non-conservative in nature. Non-conservative in nature. अगला पॉइंट लिख लेंगे, Induced electric field always form closed loop. Induced electric field always form closed loop. Always form closed loop. Always form closed loop. Always फॉर्म क्लोज लूप। अगला पॉइंट, किसी भी छोटे से एरिया में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता हो, फील्ड बदलता हो, तो उसके वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसी एरिया के अंदर डेवलप होगा कि बाहर भी डेवलप हो सकता है, बताओ। जैसे इस क्लासरूम में हमने मैग्नेटिक फील्ड को समय के हिसाब से बदलेंगे, क्लासरूम के बाहर कुछ नहीं बदल रहे, कहाँ बदल रहे, क्लासरूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे टाइम के हिसाब से, पर सेकंड बदल रहा है, फील्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, या डायरेक्शन ही बदल रहे हैं। अगर हम इस क्लासरूम के अंदर के फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को बदलेंगे तो उसके वजह से जो फील्ड इंड्यूस्ड होगी वो यहीं पर डेवलप होगी कि बाहर भी डेवलप हो सकती है, यहीं डेवलप होगी ना, बाहर से तो कोई लेना देना नहीं है। कहाँ पर चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, क्लासरूम के अंदर, इसलिए फील्ड कहाँ डेवलप होगी, क्लासरूम के अंदर। कैसा फील्ड डेवलप होगी, लोग। तो फिर ये वाला बात क्यों बता रहे थे हम आपको, तो डिराइव करें हैं, बाहर में फील्ड थोड़ी है। वो देखो वो वाले एग्जांपल में देखो फील्ड कहाँ पर है, रिंग के अंदर में, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इंड्यूस्ड हुई, बाहर में, अंदर में तो नहीं हुई ना। कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ इंड्यूस्ड हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में भी और सरफेस में भी। ठीक है, जहाँ मीडियम है वहाँ भी, जहाँ मीडियम नहीं है वहाँ भी। जो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होती है वो पूरे स्पेस में सब जगह अवेलेबल होती है। मतलब हम अगर छोटे से जगह में भी मैग्नेटिक फील्ड को बदलेंगे तो उसके वजह से पूरे स्पेस में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा सब जगह। उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी वो चांद पे भी मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बदले उसके वजह से इम्पैक्ट सिर्फ उस रीजन में नहीं होता, सभी रीजन में होते। ये बात को लिखेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड everywhere in space। मतलब इसको डेवलप होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जहाँ मीडियम है वहाँ डेवलप होगा, जहाँ मीडियम नहीं है वहाँ डेवलप नहीं होगा। ठीक, अब आप नीचे ये सब बातें बना दें।